Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. So today in this given video, we will discuss about law of demand, right? So law of demand was first given by Alfred Marshall in the year 1890s in his famous book Principle of Economy, right? So law of demand basically states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded if other thing remaining constant or ceteris paribus, राइट। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बेसिकली ये कहती है कि भाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि किसके बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप को बताती है। ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक इनवर्स, एक विपरीत संबंध, एक निगेटिव रिलेशंस को बताती है, ठीक है। यानी जैसे जैसे प्राइस हमारी ऊपर जाती रहेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, वो नीचे आएगी, घटती जाएगी। यानी एक तरफ तो प्राइस बढ़ रही है, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम होती है। हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई किसी चीज़ की यदि प्राइस बढ़ने लगती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की प्राइस जो वो ऊपर जाने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताती है, इनवर्स रिलेशनशिप बताती है। किसके बीच? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच। यदि हम लॉ ऑफ डिमांड को सिंबॉलिकली हम इसे एक्सप्रेस करें तो डेफिनेटली हम इसे कह सकते हैं कि डिमांड इज द फंक्शंस, dx is a functions of px, right? It means demand is a functions of px if other thing remaining constant or ceteris paribus. राइट, यानी कि जो डिमांड ऑफ एक्स है, ये क्या है, डिमांड ऑफ एक्स जो है किसी कोई कमोडिटी है, ठीक, राइट। यानी इस कमोडिटीज का डिमांड किस पर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शंस किसका है, प्राइस का फंक्शंस है। यानी इस कमोडिटीज का जो फंक्शंस है, डिमांड का जो फंक्शंस है वो किसके वजह से हो रही है, वो प्राइस की वजह से हो रही है। यानी dx इज द फंक्शंस ऑफ px, यानी इसका डिमांड इस px, इस कमोडिटीज का प्राइस पर डिपेंड कर रही है। अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स और साइट्रस पेरिबस, ठीक है। यानी अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें समान रहने का मतलब हमें जानना बड़ा अहम होगा हमारे लिए कि जो अन्य बातें समान रहे इसका क्या अर्थ होता है। अन्य बातें समान होने का मतलब होता है प्राइस के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आनी चाहिए। किसी कमोडिटीज के डिमांड के लिए, डिमांड के जाहिर होने के लिए वो प्राइस के अलावा और कोई फैक्टर का वहां होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। वह क्या होंगी, एब्सेंस रहनी चाहिए वो। यानी जैसे ट्रेंड हो गई, ठीक है, फैशंस हो गई, हैबिट्स हो गई, टेस्ट हो गई, सीजन्स हो गई, ये सारे चीजें क्या होनी चाहिए यहाँ पर, कांस्टेंट होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम लोग सेट्रस पेरिबस या अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, या अन्य बातें समान रहने पर जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप बनता है, वही हमें कौन कहती है, लॉ ऑफ डिमांड, राइट। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि भाई लॉ ऑफ डिमांड वर्क किस तरह से करती है, ठीक है। उसके टेबल के जरिए हम इसे समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का टेबल क्या है और उसका जो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होता है वो हम समझेंगे। सपोज दैट जो हमारी किसी प्रोडक्ट की प्राइस, जो प्राइस है, और क्यूडी इट मीन्स क्वांटिटी डिमांड, राइट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मान लीजिए 50 है, if any price of any commodity is 50 in the first unit, then quantity we will demand only single piece, particular any this commodity, anything this, right। अब प्राइस घटकर 40 हो गई, if price decrease from 50 to 40, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़े यहाँ क्वांटिटी डिमांड? क्योंकि प्राइस कम हो रही है। तो हम जाहिर तौर पर हम मार्केट के अंदर देखते हैं भी है कि जब कोई वस्तु की प्राइस कम होती है तो लोग डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु को करते हैं। फिर प्राइस और कम हो गई, 40 से 30 आ गई, तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड को और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो क्वांटिटी बढ़ गई, 1 2 3 इस तरह बढ़ रही क्वांटिटी डिमांड, प्राइस और कम हो गई। प्राइस यदि हमारी प्राइस घटकर 20 हो गई,
then our quantity demanded will be increase from 3 to 4. If price will be decrease now more, 1 times this price decrease from 20 to 10, our quantity demanded will be increase. So this will be suppose 5, right? What this shows? This basically shows there is an inverse relationship between price and quantity demanded, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक विपरीत संबंध हमें यहाँ दिख रहा है, एक नेगेटिव रिलेशन हमें दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो प्राइस कम हो रही है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्राइस जो क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ रही है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं प्राइस और कम हो गई, यहाँ हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ रही है। प्राइस और कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, प्राइस और कम हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड पीक पर चली गई, राइट? तो ये हमें कौन बता रही है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या बता रही है हमें लॉ ऑफ डिमांड, कि जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उनके बीच एक विपरीत संबंध पाया जाता है, एक निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, कब? जब अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जब अन्य बातें सामान्य रहे तब, यानी साइट्रस पेरिबस, राइट? तो अब देखते हैं हम, ये हमारे पास क्या टेबल है। अब जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, यही टेबल हमें क्या देगी, वो डायग्राम देगी। किसकी डायग्राम? लॉ ऑफ डिमांड की डायग्राम देगी। ठीक है, अब देखते हैं इस टेबल को डायग्राम के थ्रू। यहाँ प्राइस हमारी है 50, राइट? तब हमारा क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 1। तब यहाँ हम देखें, हमने यहाँ ले रखा है वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है क्यूडी, यानी क्वांटिटी डिमांडेड, राइट? अब देखिए, जब हमारी जो प्राइस है 50 है, तो उस वक्त हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इज 1, राइट? इफ आवर प्राइस इज 50 देन आवर क्वांटिटी डिमांडेड इज 1। यहाँ देखिए, ये कॉम्बिनेशन 50 और 1 की कॉम्बिनेशन से यहाँ पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए 50 और 1 की कॉम्बिनेशन से पॉइंट ए, राइट? अब पॉइंट बी की अब हम देखते हैं, प्राइस और कम हो गई 50 से 40, अब क्या होगी, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 1 से बढ़कर 2 हो गई, यानी यहाँ हम देख रहे 50 से 40 हो गई हमारी प्राइस, तो यहाँ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और राइट साइड मूव करेगी। फिर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस घटकर 40 से 30 आ गई, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो 2 से 3 पर चली गई। उसी तरह फिर से हमारी जो प्राइस है 30 से 20 चली गई, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 3 से 4 की ओर घिसक गई। फिर हमारी प्राइस जो है वो 20 से 10 चली गई, तब हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड वो 5 पर आ गई। तो एक हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारी जैसे कम हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। इसका मूवमेंट यदि हमारी इस साइड हो रही है, यानी ये प्राइस कम हो रही है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है प्राइस के कम होने के साथ, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा कि ये सारी जो हमें कॉम्बिनेशंस मिली है, 5 1 की, 42 की, 33 की, 24 की, और 1 और 10 और 5 की, उन सारे कॉम्बिनेशंस को पॉइंट के माध्यम से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमें 50 और 1 की कॉम्बिनेशंस मिली पॉइंट ए पर, फिर 40 और 20 की कॉम्बिनेशन मिली पॉइंट बी पर, फिर हमें 30 और 3 की कॉम्बिनेशंस मिली यहाँ पे, फिर हमें 20 और 4 की कॉम्बिनेशंस मिली पॉइंट डी पर, फिर हमें 10 और 5 की कॉम्बिनेशंस मिली पॉइंट ई पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी हमें कॉम्बिनेशंस मिली है उन सारे कॉम्बिनेशंस को, या यूं कहें तो उन सारे पॉइंट्स को, ए बी सी डी ई, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक डिमांड कर्व मिल जाएगी, राइट? ठीक है, तो ये डिमांड को हमें दर्शा रही है डी डी। जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए तो हम क्या मिल जाएगी, डिमांड कर्व मिल जाएगी, डिमांड कर्व, राइट? तो ये थी हमारे क्या, लॉ ऑफ डिमांड का टेबल और डायग्राम। अब देखते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ डिमांड के पीछे रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। कुछ तो रीजन होने चाहिए, तो हम देखेंगे अब कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे क्या रीजंस है, राइट? तो पहले मैं ऐसा करता हूं कि इन्हें मैं इरेज
So first reason is law of diminishing marginal utility. We all know what diminishing marginal utility, right? तो मैंने इस diminishing marginal utility को पिछले वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप वहां से डेफिनेटली आप उसे समझ सकते हैं। फिर एक मोटा मोटी तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें ये बताती है कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो अपना कंजम्पशन पैटर्न को बढ़ाता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे उसका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होती है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती जाती है, ठीक है। वही हमें बताती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब देखिए कि ये रीजंस किस तरह से बनता है लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो बात समझिएगा, जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कंजम्पशन पैटर्न को बढ़ाता है वैसे वैसे हम जानते हैं कि उसका सेटिस्फेक्शन कम होता है। अब जब सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि जो कंज्यूमर है उस पॉइंट के बाद जो कंजम्पशंस के लिए वो नॉर्मल प्राइस नहीं देगा, जो प्राइस उसने पहले दे रखा था, ठीक है। सपोज दैट कि पहली यूनिट पर, दूसरी यूनिट पर, तीसरी यूनिट पर वो प्राइस देता था 20, ठीक है, इसके लिए भी 20 देता था, थर्ड तक भी वो 20 देता था, यहाँ तक उसको पूरा यहाँ सेटिस्फेक्शन मिला। अब यहाँ से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता गया। अब नेक्स्ट चौथी यूनिट के लिए वो उतना पे करना पसंद नहीं करेगा, वह चाहता है कि अब तो मुझे उतना संतुष्टि नहीं मिल रही है, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो भैया मैं 20 क्यों दूं। अब क्या होगी, अब होगा कि जब जैसे ही वो प्राइस कम होगा तब वो उसे कंज्यूम करना पसंद करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस जैसे ही कम हो जाएगा, 10 होगा, तब इसे चौथी यूनिट वो कंजम्पशन करेगा। यानी कि क्या देख रहे हैं हम, जैसे ही प्राइस कम हुई कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपना फोर्थ यूनिट को कंजम्पशन को बढ़ा रहा है। ये तब बढ़ा रहा है जब प्राइस कम हो रही है, अदरवाइज ये जो कंजम्पशन है फोर्थ यूनिट यहाँ का वो नहीं बढ़ता, ठीक है। ये कंजम्पशन देखने को मिल रहा है कब, जब ये प्राइस कम हो गई। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक रीजन किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। अगली जो हमारी रीजन है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते किसे, इसे बात को समझिएगा। सपोज दैट टी और कॉफी, राइट, ये दोनों से हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है टी और कॉफी से, ठीक है। अब सपोज दैट कि टी की प्राइस बढ़ गई, राइट, टी की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, लोग इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैंने कह दिया कि दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जब इसकी प्राइस बढ़ गई टी की, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी पे, क्योंकि अब तो टी महंगा हो गया, चाय पीना अब महंगा हो गया, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी पे, ठीक है। तो इसकी डिमांड क्या हो गई, इसकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। ये थी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। किस तरह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक रीजन किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, राइट। देन देखते हैं हम इनकम इफेक्ट। हम इनकम इफेक्ट का जब बात करें तो हम जानते हैं कि इनकम बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी मनी इनकम और एक दूसरी रियल इनकम, राइट। यहाँ हम जिक्र करेंगे रियल इनकम की। तो जो इनकम इफेक्ट है वो किस तरह से हमारा एक रीजन से किसका, लॉ ऑफ डिमांड का, वो समझिएगा बात को। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये एक पेन है जो कि मुझे 20 रुपीज की मिल रही है, ठीक, ये पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत 20 रुपीज। अब ये पेन की कीमत घटकर हो गई 15 रुपीज या 10 रुपीज, इसकी कीमत हो गई 10 रुपीज। जो पेन हमें पहले 20 रुपीज में मिलती थी, अब वही पेन हमें 10 रुपए में मिलती है, 10 रुपीज में मिलती है। तो हम अब कितना पेन खरीद सकते हैं, यदि हमारे पास पहले 20 रुपीज में एक पेन खरीदते थे, अब वही पेन 10 रुपीज में मिलती है, तो इसके हम 2 पेन खरीद सकते हैं अब इसी 10 रुपीज पर। यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि हमारी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। किसकी वजह से, इस पेन की कीमत के कम होने से, इस पेन की मार्केट में प्राइस कम होने से हमारी परचेसिंग कैपेसिटी क्या हो गई, वो बढ़ चुकी है। इसे ही कहते हैं हम क्या, इनकम इफेक्ट, राइट। यानी परचेसिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ जाना किसकी वजह से, प्राइस के कम हो जाने से।
अमूमन आप मार्केट के अंदर देखते होंगे, किसी चीज की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारी, किसकी वजह से? प्राइस कम होने की वजह से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल कस्टमर। अब देखिए एडिशनल कस्टमर, ये बड़ा जानना अहम होगा। सपोज दैट आइसक्रीम है ये अमूल, ठीक है, ये आइसक्रीम की कीमत है 100 रुपीज, सॉरी सपोज 50 रुपीज, राइट। अब इस आइसक्रीम को ऐसा, ये आइसक्रीम जो है मैं एफर्ट कर सकता हूं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इस आइसक्रीम की प्राइस जो है वो कम हो गई, कम होकर 25 हो गई, ठीक है। अब एडिशनल कंज्यूमर्स आएंगे, एडिशनल कस्टमर्स आएंगे मार्केट के अंदर, तो अब क्या होगा? क्योंकि प्राइस कम होने से मैं तो अपना कंजम्पशन और बढ़ा दूंगा, क्योंकि जो चीज मैं एफर्ट कर सकता था पहले 50 रुपए की, अब तो भैया 25 रुपए में आने लगी वो, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को बढ़ा दूंगा, और चूंकि प्राइस कम हो गई तो मैंने अपने कंजम्पशन पैटर्न को बढ़ा दिया। प्राइस कम होने से और क्या होगा? एडिशनल कंज्यूमर जो मार्केट के अंदर जो पहले एफर्ट नहीं कर सकते थे इस 50 रुपए में, अब वही चीज उन्हें 25 रुपए में मिल रही है, अब वही चीज उन्हें 25 रुपए में मिल रही है, तो अब तो उसके एफोर्डेबिलिटी के दायरे में आ गया वो आइसक्रीम। तो अब क्या होगा? मार्केट के अंदर नए नए कंज्यूमर्स आएंगे, और वो क्या करेंगे? प्राइस के कम होने से वो डिमांड को बूस्ट देंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। तो यह था हमारा एडिशनल कंज्यूमर या कस्टमर्स का, राइट। अब देखते हैं डिफरेंट यूजेज। सपोज दैट हम शुगर से हम बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हम घर के अंदर ही, आप लीजिए बात को, घर के अंदर आप चाय बनाते हो, टी, कॉफी, जूस, लस्सी, ठीक है, खीर, राइट, और सारे ना जाने कई चीजें आप तैयार करते हो इस शुगर से। अब सपोज दैट जब शुगर पहले महंगी थी तो उस वक्त हम केवल मात्र टी और कॉफी की कंजम्पशन कर रहे थे, हम कंजम्पशन करते टी और कॉफी की। लेकिन अब क्या हो? शुगर की यदि प्राइस कम हो जाती है, शुगर की प्राइस कम हो जाती है, तो हम डिमांड क्या करेंगे? अब हम सोचेंगे भाई प्राइस कम हो गई तो जूस भी ले लेंगे, अब हम लस्सी भी ले सकते हैं। अब हम तो पहले हम दो चीजों का इस्तेमाल करते थे कंजम्पशन के तौर पर, ठीक है। अब हमारी जो प्राइस कम होने से हमारी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, और किस पर शिफ्ट आएगी? और जूस पर, लस्सी पर, शायद खीर भी अब हम ज्यादा खाएं। तो इससे क्या होगी? शुगर के प्राइस कम होने से शुगर की और डिमांड बढ़ने लगेगी, क्योंकि डिफरेंट यूजेज है इस शुगर के, चीनी के बहुत सारे यूजेज है, इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? इसकी प्राइस कम हो गई। डिफरेंट यूजेस की वजह से जो डिमांड है शुगर की वो बढ़ने लगी, ठीक है। तो ये थी कुछ रीजंस, किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की रीजंस। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, और आज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।